नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और आप देख रहे हैं IBC 24 का हेल्थ कॉन्क्लेव। जब हम कहते हैं सवाल आपका है तो जाहिर सी बात है आपके स्वास्थ्य की भी हमें फिक्र है और हम आपके स्वास्थ्य की फिक्र करते भी हैं। तो अब सवाल यह है कि आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो इस वर्ल्ड हेल्थ डे पर मध्य प्रदेश की जनता का स्वास्थ्य कैसा है, उसके लिए क्या किया जा रहा है। चूंकि वादे तो बहुत किए जाते हैं, उस वादे को धरातल पर कितना दिख रहा है, आपके बीच वो वादों का असर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज हम लेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई इलाज हमें सस्ता मिले, बेहतर मिले और सरकारी अस्पतालों में भी बेहतर मिले, है ना। जैसे कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख क्यों कर रहे हैं, चूंकि हमें लगता है कि वहां पे सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश की तस्वीर जरा बदल रही है। अब यहां मेडिकल कॉलेज लगातार खुल रहे हैं, जिस तरह से सरकार ने कमिटमेंट भी किया था। मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं और यह भी संकल्प है कि हर लोकसभा क्षेत्र में भी मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। इस संकल्प के साथ ये सरकार सत्ता में आई थी और 2.5 वर्ष पूरे हो गए। तो जब आज आपके स्वास्थ्य का दिन है, आपके स्वास्थ्य की फिक्र करने का दिन है, तो हमने प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री को लाइन पर जोड़ा है और जिनके पास यह जिम्मेदारी है कि मध्य प्रदेश की जनता को पूरी तरह से फिट एंड फाइन रखें, स्वस्थ रखें। कई बार होता है कि हम अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभाते हैं, लेकिन राजेंद्र शुक्ल जी पूरे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य की फिक्र कर रहे हैं। बहुत स्वागत, अभिनंदन राजेंद्र शुक्ल जी आपका IBC 24 के हेल्थ कॉन्क्लेव में। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहूँगा, ये 2.5 वर्ष आपके पूरे हो गए हैं लगभग, चूँकि दिसंबर में 3 वर्ष पूरे कर रहे हैं और आज वर्ल्ड हेल्थ डे है और IBC 24 हेल्थ कॉन्क्लेव कर रहा है। तो जो आपने संकल्प लिए थे अपने संकल्प पत्र में, इन आधे 2.5 वर्ष में उसमें से आपने क्या क्या पूरे कर लिए? विश्व स्वास्थ्य दिवस के इस अवसर पर आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, लगातार हेल्थ के सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की ओपनिंग का सवाल हो, हमने जो टारगेट तय किए उस दिशा में हम बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़े हैं। जैसा कि आपने बताया कि हर लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज खुले, तो पिछले 2-2.5 वर्षों में हमने हर वर्ष 3 मेडिकल कॉलेज शुरू किए हैं, जो पहले से ही जिसके काम चल रहे थे और काम उसके पूरे हुए। NMC से उसकी परमिशंस प्राप्त की गई, फैकल्टी का रिक्रूटमेंट किया गया और इस वर्ष भी मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि 3 मेडिकल कॉलेज छतरपुर, दमोह और बुधनी हम शुरू करने वाले हैं। अगले साल फिर 3 मेडिकल कॉलेज शुरू करेंगे। निजी पूंजी निवेश से भी मेडिकल कॉलेज शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उद्देश्य है कि हमें ज़्यादा MBBS और PG के जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर और विशेषज्ञ, इनकी उपलब्धता बढ़ानी है। यदि हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाना है तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा विशेषज्ञों की आवश्यकता है, जिसकी अभी कमी है। इसके लिए IPHS नॉर्म्स जो होते हैं, पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड 2012 को हमने इन्हीं 2.5 वर्षों के अंदर ही, शुरू के ही महीनों में कैबिनेट से मंजूर कराई। उसके लिए लगभग 35,000 पद अलग से सृजित हुए हैं, जिसकी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। लगभग 7 से 8 हज़ार लोग रिक्रूट हो गए हैं। बाकी लोगों का रिक्रूटमेंट हमारे 2-3 महीने में हो जाए, इसका हमारा प्रयास चल रहा है। और मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को भी हमें राष्ट्रीय एवरेज तक ले जाने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, उसका ये परिणाम रहा है कि 173 से वो आंकड़ा नीचे आके 142 पे पहुंचा है और इस वर्ष और ज़्यादा हमें सफलता मिलेगी। और शिशु मृत्यु दर भी जो 43 था वो 37 के नीचे आया है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रयास हुए हैं, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो डायग्नोस्टिक की जो हमारी व्यवस्थाएं विकसित हुई हैं,
उसके कारण ज़्यादा हम लोगों की डायग्नोसिस कर पा रहे हैं। निरोगी काया अभियान का एक ऐसा अभियान चला है और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि सर्वाइकल कैंसर जो गर्भाशय का कैंसर होता है जी, वो उसके अभियान अभी चल रहे हैं वैक्सीनेशन का, जिसके लंबे समय से इंतज़ार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय मंत्री नड्डा जी को मैं धन्यवाद देता हूँ मध्य प्रदेश की ओर से कि 8 लाख 14 वर्ष से 15 वर्ष के बीच की बच्चियों को 1 डोज वैक्सीनेशन, जिसकी लंबे समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे, अब वो कार्यक्रम चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है और इससे सर्वाइकल कैंसर को पूरी तरह से समाप्त करने का हमारा टारगेट है। टीबी मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हुआ है। सिकल सेल एनीमिया में लगभग सभी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में हमने स्क्रीनिंग कर ली है। जो सिकल सेल कार्ड होते हैं वो उसके डिस्ट्रीब्यूशन लगभग 1.25 करोड़ के संख्या में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो इस प्रकार से जो भारत सरकार के भी अभियान है और जो मध्य प्रदेश का जो कार्यक्रम है, उस सभी कार्यक्रमों में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो थीम है इस बार टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस, इसका मतलब ये है कि हमें पिन पॉइंटेड जो भी एविडेंसेस हैं उसके बेसिस पे लोगों को के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का जो प्रयास है वो उस पर हमें ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। इसलिए हर साल जो वर्ल्ड हेल्थ डे में जो थीम होती है, इस बार के थीम एक कई स्टेप ऊपर आते हुए और जो तय हुई है, हम लोग फोकस होके उस पर काम करेंगे और आने वाले जो हमारे इस सरकार का कार्यकाल के जो 2.5 वर्ष बचे हैं, उनमें हमें वो सारे प्रयास जो पिछले 2.5 वर्षों में हुए हैं उसके रिजल्ट तक पहुंचने का हमारा प्रयास रहेगा। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि आप वहां तक पहुंचे, चूंकि आप उन नेताओं में आपकी गिनती होती है कि जो आप एक लक्ष्य तय करते हैं वहां तक पहुंचते हैं। देखिए, मेडिकल कॉलेज तो लगातार खुलती जा रही है। आपने भी बताया कि इस साल 3 मेडिकल कॉलेज आपके द्वारा खोले गए हैं, आपकी सरकार के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है राजेंद्र शुक्ल जी, आप भी इस बात को जानते और मानते हैं कि एक्सपर्ट डॉक्टर अच्छे अगर हों तो किसी भी हॉस्पिटल में वो खींचे चले आते हैं। तो क्या इस ओर भी सरकार ध्यान दे रही है? नहीं, इसीलिए तो मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीटें और PG की सीटें बढ़ाने का हमारा लगातार प्रयास चल रहा है, क्योंकि विशेषज्ञ तो हमें PG करने के बाद ही मिल पाएंगे। तो जितना ज़्यादा डॉक्टर्स तैयार होंगे और उन्हीं डॉक्टरों में से MBBS करने के बाद जब वो PG की सीटें उपलब्ध होंगी हमारे प्रदेश में, तो वो PG कर पाएंगे और PG करने के बाद ही फिर वो स्पेशलिस्ट बनते हैं और स्पेशलिस्ट की हमको ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक तरफ हमारी सरकार पदों की स्वीकृत कर रही है जिससे हम तुरंत रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू कर सकें, और दूसरी तरफ हम PG की सीटें बढ़ाकर ऐसे स्टूडेंट्स को ये मौका दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा PG मध्य प्रदेश के अंदर जो मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, उन मेडिकल कॉलेजेस में वो PG करके और फिर मध्य प्रदेश की सेवा करने के लिए, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा करने के लिए, यदि वो बॉन्डेड हैं तो बॉन्ड अवधि में वो अपनी सेवा देंगे। रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए उनको विज्ञापन और रिक्रूटमेंट के लिए सरकार की ओर से जो पहल चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं। लगभग 2000 से ज़्यादा विशेषज्ञों की भर्ती हम कर रहे हैं और इससे हम ग्रामीण क्षेत्रों की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने में सफल होंगे। ये अच्छी बात है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ भी पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं और ध्यान देना भी चाहिए भाई ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ। एक चीज़ ये बताइए, PP मॉडल के तहत भी मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और जाहिर सी बात है आपकी मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज बने, हर लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज पहुँचे। तो उसका फ्यूचर क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा? वो आपकी ओनरशिप में चलेगा यानी सरकार की, कि या बाद में उनके अंडर में हो जाएगा? नहीं, PPP मोड में तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आएंगे और शुरुआती वर्षों में हमारे जो जिला अस्पताल है वो उनसे अटैच रहेंगे फॉर टीचिंग एज ए टीचिंग हॉस्पिटल, क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं MBBS और PG करते हैं उनको हॉस्पिटल में जो उनके प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए ज़रूरत होती है, तो वो हॉस्पिटल जब तक वो अपना नहीं बना लेते तब तक हमारे जिला अस्पतालों के लिए अवेलेबल रहेंगे। और जिला अस्पतालों में भी JRSR की संख्या उपलब्ध रहेगी, तो जो डॉक्टरों की कमी है
उसकी भी पूर्ति होगी तो विन विन सिचुएशन रहेगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए जिला अस्पताल अटैच होना जिला अस्पताल के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा और मेडिकल कॉलेज के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। और आने वाले समय में जब वो अपने कैंपस में अपने हॉस्पिटल बना लेंगे एनएमसी के जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से, तो फिर वो डिटैच हो जाएगा। तो इसलिए दोनों ये ऑप्शन उसमें अवेलेबल रहेगा। और जिला अस्पताल को जितना अपग्रेड करके वो जब तक मेडिकल कॉलेज से अटैच रहेगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से, तो उसको वो अपग्रेड करना पड़ेगा, उनको आवश्यकता अनुसार उसमें सीटें ऐड करनी पड़ेगी। तो जो भी इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो उस जिला अस्पताल में करेंगे, सरकारी अस्पताल में, वो एज इज़ वेयर इज़ बेसिस पे फिर वापस हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो भी इन्वेस्टमेंट जिला अस्पताल में पीपीपी बोर्ड वाले मेडिकल कॉलेज वाले करेंगे वो सीधा फ़ायदा जब वो जिला अस्पताल अलग होगा तो सरकार को होगा। बिल्कुल अच्छी बात है, आपने ये क्लियर किया हमारे दर्शकों के सामने। एक बात ये भी उठ रही है, विधानसभा में भी बात उठी थी कि कैग रिपोर्ट का हवाला भी दिया गया था कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर और कर्मचारियों की संख्या कम है। क्या इस ओर भी सरकार ध्यान दे रही है? इस ओर ही तो पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इसीलिए IPHS 12 जो नॉर्म्स होते हैं कि कितने पॉपुलेशन में कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितने बेड्स होने चाहिए, उसके हिसाब से जो भारत सरकार के जो मानदंड हैं, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स जो हैं, उसके आधार पर IPHS 12 के हिसाब से हम लोगों ने जो भी गैप है मैन पावर का, ह्यूमन रिसोर्स का, मैंने आपको बताया कि लगभग 35,000, जिसमें से रेगुलर विशेषज्ञ भी हैं, मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं और आउटसोर्स तक के जितने भी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है नॉर्म्स के हिसाब से, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, वो सभी पदों की स्वीकृत हमने कर दी है और उसकी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसका मतलब ये है कि जब ये सारी भर्तियां हो जाएंगी, क्योंकि जैसा आपने बताया कि विशेषज्ञों की कमी होने के कारण जितने पदों का विज्ञापन हम निकालते हैं आमतौर पर उतने आवेदन नहीं आते हैं, इसलिए पर्याप्त संख्या में विज्ञापन के आधार पर आवेदक मिलें, इसके लिए लगातार मेडिकल कॉलेज PG की सीटें बढ़ाने का काम चल रहा है। दूसरी तरफ हम विज्ञापन भी कर रहे हैं कि लोग हमको उपलब्ध हों तो हम उनको रिक्रूट करके और जहाँ जहाँ कमियाँ हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को हम FRU बनाएं, फर्स्ट रेफरल यूनिट, जिसमें कि एनेस्थेटिस्ट और पीडियाट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट, इस प्रकार के जो 3 बहुत ही विशेषज्ञ डॉक्टर की आवश्यकता होती है, वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हम उनको पहुँचाएँ, सर्जरी के विशेषज्ञ को पहुँचाएँ, मेडिसिन के विशेषज्ञ को पहुँचाएँ, रेडियोलॉजिस्ट को पहुँचाएँ, तो फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से बाहर आने वालों की संख्या बहुत घट जाएगी और 350 जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं वो FRU बन जाएंगे, तो हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स बहुत इम्प्रूव हो जाएंगे। ये हमारे रोड मैप है, ये हमारा लक्ष्य है, जिसको अचीव करने के लिए जो भी आवश्यक निर्णय की आवश्यकता है वो निर्णय लगातार हम कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे अभी सूचना मिली कि आपको एक मीटिंग में जाना है, लेकिन मैं आपसे फिर भी 2 प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या ये आपके विज़न में है कि जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं कि हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में बेहतर सुविधा मिलेगी, आपके पास तो मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की जिम्मेदारी है कि आने वाले समय में लोगों का सरकारी अस्पतालों की तरफ विश्वास ज़्यादा बढ़े, इसके लिए आपने बताया भी क्या क्या कर रहे हैं। ये सोच कब बदल सकती है? क्या आने वाले 2.5-3 वर्षों में कि लोग नहीं, सरकारी हॉस्पिटल है तो यहाँ आधुनिक मशीनें होंगी, अच्छे डॉक्टर होंगे? देखिए, जो हमारे संभागीय मुख्यालय के मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल्स हैं उसको हम स्टेट ऑफ आर्ट की तरह विकसित कर रहे हैं। यहाँ पर बाईपास सर्जरी भी हो सके, एंजियोप्लास्टी भी हो सके, कैंसर का भी इलाज हो सके, इसके लिए जो ज़रूरी इक्विपमेंट्स हैं वो सारे हमने ऑर्डर कर दिए हैं, जिससे कि संभागीय मुख्यालय से बाहर लोगों को जाने की आवश्यकता ना पड़े। पहले चरण में हमने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में वो सारी फैसिलिटीज़ आ जाएं उस कैंपस के अंदर और उसका पूरी तरह से एक रेनोवेशन हो जाए, क्योंकि 65-70 साल पुराने जो मेडिकल कॉलेज हमारे हैं उसमें बहुत से जो हमारे ब्लॉक हैं वो बहुत ही पुराने हो गए हैं। तो सबको तोड़ के नया बनाना, आज के आवश्यकता के अनुसार जो कैपेसिटी है, जो पॉपुलेशन है, तो स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोग हज़ारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके और इन 4 पुराने मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड कर रहे हैं। उसमें कैंसर के अति आधुनिक मशीनें भी हम बुला रहे हैं, PET CT मशीनें वहाँ पर लगेगी और हर प्रकार के वहाँ पर इलाज हो सके। उसके बाद दूसरे चरण में जो बाकी हमारे
6 संभाग बचेंगे, उन संभागों के मेडिकल कॉलेजेस को भी इसी लेवल पर अपग्रेड करेंगे। सीएम केयर्स योजना लॉन्च हम कर रहे हैं, जिसमें कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और कैंसर का और हार्ट के विशेषज्ञों की हम वहाँ पर अरेंजमेंट करेंगे। सभी आधुनिक मशीनें जो ज़रूरी हैं उनको लगाई जाएगी, जिससे कि संभागीय मुख्यालय से बाहर लोगों को रेफ़र होकर जाने की नौबत ना आए। जहाँ तक प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात है, उसको भी हम लोग एंकरेज कर रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना जो प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, वो उसमें बहुत से हॉस्पिटल्स बनने शुरू हो गए पूरे देश में। Tier 2 और Tier 3 शहर में जहाँ पे बहुत कम प्राइवेट हॉस्पिटल सुविधा युक्त होते थे, आयुष्मान भारत योजना का ये परिणाम रहा है कि अब लोगों को ये समझ में आ गया कि पेइंग कैपेसिटी वाले नागरिकों की संख्या अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आयुष्मान कार्डधारी बहुत हो गए हैं। गरीब आदमी भी प्राइवेट अस्पताल में भी या सरकारी अस्पताल में भी इलाज करा सकता है। तो प्राइवेट अस्पताल वाले भी अपने को अपग्रेड कर रहे हैं और हम उनका इसलिए भी स्वागत करते हैं कि हेल्थ सेक्टर की चुनौतियों को का समाधान करने के लिए सरकारी अस्पताल भी बेहतर हों और प्राइवेट अस्पतालों की उपलब्धता हो, जिससे कि ना तो ज़्यादा बर्डन जिस सरकारी अस्पताल में तमाम तरह की सुविधा हो वहाँ आवश्यकता से बर्डन ना आए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी रहें और वहाँ भी वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो कुल मिला के प्राइवेट अस्पतालों में भी गरीब आदमी जब इलाज करने जाता है तो आयुष्मान कार्ड का 5 लाख रुपए का कार्ड देता है तो उसको 1 रुपया नहीं लगता है। जो सरकारी अस्पताल में फ्री चिकित्सा की सुविधा है, वो प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो इसलिए तभी जाके हम हेल्थ इंडिकेटर्स को आदर्श स्थिति में पहुंचाने में सफल हो पाएंगे। ये काफ़ी सोच विचार के मंथन करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान योजना लागू की है, ये ना तो किसी ने डिमांड किया था और ना कभी किसी ने सोचा था कि कोई सरकार आएगी और इस प्रकार की कोई योजना बनाएगी जिसमें गरीब से गरीब आदमी जिसके जेब में 500,000 रुपये भी नहीं होते, वो कम से कम इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का कार्ड लेके 5 लाख का इलाज किसी बड़े अस्पताल में जा सकता है। ये बड़ी बात है और आपकी सोच भी इसमें अच्छी है कि चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल, इलाज वहां भी गरीबों का होता है। चूंकि सर हम सुबह 12 बजे से ये हेल्थ कॉन्क्लेव कर रहे हैं और मैं न्यूज एंकर हूं, मध्य प्रदेश की खबरें ज्यादातर पढ़ता हूं, तो क्या और जब भी मैं खबरें पढ़ता हूं उसमें देखता हूं एम्बुलेंस की देरी की समस्या रहती है। क्या इस मंच पर आप आश्वस्त करना चाहेंगे कि कोई क्विक रिस्पांस टाइम इतनी जल्दी एम्बुलेंस पहुंच जाए, कोई एक टाइमिंग होगी जब पहुंच जाए, क्योंकि दूरस्थ इलाकों में बहुत कई बार नहीं पहुंच पाती है। तो हमारे दर्शकों से और मध्य प्रदेश की जनता से क्या कहना चाहेंगे इस मंच के जरिए? जो लोग रिस्पांस टाइम पर डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, उन पर हैवी पेनल्टी लगाने का प्रोविज़न है। तो हमारी मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसमें कि थर्ड पार्टी एजेंसी भी होती है और ये देखा जाता है कि यदि किसी एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया गया तो उसका रिस्पांस क्विक हुआ कि नहीं हुआ। यदि क्विक नहीं होता है तो उनको पेनलाइज किया जाता है, जिससे कि भविष्य में वो इस प्रकार की गलती न करें। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, हेल्थ कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए। तो ये प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी थे, जिन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को किस तरह से बेहतर किया जाएगा। जब हमने उनसे यह प्रश्न किया कि भाई कब वो दिन आएगा जब प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह सरकारी हॉस्पिटल भी होगा, तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आज एक गरीब आदमी अपना 5 लाख तक का इलाज करा सकता है। ये बात तो सही है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, बस हर लोगों की पहुंच वहां तक हो जाए, सस्ता इलाज उन्हें मिले। IBC 24 का यही ध्येय है और आज वर्ल्ड हेल्थ डे पे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हमने दोपहर 12 बजे से 3:30 बजे तक आपके स्वास्थ्य की फिक्र की। शुरुआत हमने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री से की और समापन हमने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी से किया। इसके साथ ही जो आप तमाम बीमारियों से जूझ रहे हैं, ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज, डिप्रेशन, इन तमाम बीमारियों से जूझ रहे हैं, ये आपको घर बैठे ही IBC 24 पर एक्सपर्ट डॉक्टर, माननीय मंत्री ने इसका जवाब दिया। यानी जो कमियां है वो भी हमने सवाल पूछा कि अगर एम्बुलेंस देर से पहुंच रही तो इसका हल क्या है आपके पास, तो उन्होंने इसका भी जवाब दिया कि हम उन्हें बैन करेंगे और ये हमारी कोशिश भी रहती है। तो IBC 24 के हेल्थ कॉन्क्लेव में लगातार हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।